हे गाइस, दिस इज़ प्रदीप चौरसिया और आज हम यहाँ पे बचे हुए लेक्चर को कवर करेंगे। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि तत्वों का वर्गीकरण कैसे स्टार्ट हुआ और उम्मीद करते हैं आपको वो समझ में आया होगा और आप सब अच्छे से होंगे और चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो कल हम बात कर रहे थे कि जो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी है और जो मूल आवर्त सारणी है उसमें कुछ डिफरेंसेस थे, उनकी हम बात कर रहे थे। तो चलिए एक बार यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। मैं बता रहा था तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक में व्यवस्थित किया गया। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, यहाँ पे देखिए ये आधुनिक आवर्त सारणी है। इसमें जो तत्व हैं उनको बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया। जबकि ये देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद इधर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन जो मूल आवर्त सारणी थी उसमें जो तत्वों को व्यवस्थित करने का तरीका था वो परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाकर किया गया था। दूसरा हम बात करें कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिनको ग्रुप कहा गया और पंक्तियों की संख्या क्षैतिज पंक्तियों की संख्या 7 है। देखो 1 2 3, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। और देखिए यहाँ पे ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे देखिए यहाँ पूरा ये 18 तक दिया हुआ है, ठीक। लेकिन जो मूल आवर्त सारणी थी उसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे और पंक्तियों की संख्या, जो क्षैतिज पंक्तियाँ थी उनकी संख्या 6 थी। जैसे यहाँ पे ये 18 दिया हुआ है, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये 18 दिया हुआ है। देखिए यहाँ 1 से शुरू होता है और इधर 18 तक। लेकिन जो मूल आवर्त सारणी थी उसमें इस तरह के सिर्फ 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे और पंक्तियों की संख्या 6 थी। आधुनिक आवर्त सारणी में जो समस्थानिक हैं उनके जितने संगत तत्व हैं सबको एक ही स्थान पर रखा गया, क्योंकि जो उनके परमाणु क्रमांक है वो एक समान है। क्योंकि यहाँ पे जो आधार बनाया गया है इसको व्यवस्थित करने का, वो परमाणु क्रमांक को माध्यम मानकर बनाया गया है। जबकि जो मूल आवर्त सारणी थी उसमें जो तत्वों के समस्थानिक थे उनको उचित स्थान नहीं मिला था, क्योंकि उसमें जो व्यवस्थित करने का तरीका था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था। और यहाँ पे जो रासायनिक रूप से असमान तत्व थे आधुनिक आवर्त सारणी में, इनको अलग अलग वर्गों में रखा गया। जबकि जो मूल आवर्त सारणी थी इसमें जो रासायनिक रूप से असमान तत्व थे उनको एक साथ रख दिया गया था, क्योंकि वो परमाणु द्रव्यमान आधारित सारणी थी। तो इस तरह ये हमने कल बताया था। अब आज के वीडियो में हम क्या कवर करेंगे इसको चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो तत्वों के आवर्त का वर्गीकरण है इसमें हम बात करेंगे कि जो उत्कृष्ट गैसें हैं जिनको नोबल गैसेस बोलते हैं उनकी क्या स्थिति थी। तो देखिए जो उत्कृष्ट गैसें थी इनको एक अलग समूह में रखा गया। इनको अलग समूह में क्यों रखा गया, उसका मेन कारण था क्योंकि जो उत्कृष्ट गैसें थी इनको बाद में खोजा गया और बाद में खोजने की वजह से जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी पहले से जो उन्होंने एक व्यवस्था बना रखा था, तो उस व्यवस्था में बिना किसी परिवर्तन के इन्होंने यहाँ पे एक ये देखिए ये यहाँ पे ये जो उत्कृष्ट गैसें हैं, तो उन्होंने जो एक व्यवस्था पहले से बना रखी थी उसमें बिना किसी परिवर्तन के ही उसको एक अलग समूह में रख दिया। और ये सभी जो गैसें थी इनके रासायनिक गुणधर्म एक समान थे और ये बहुत ही अक्रिय गैस थी। अच्छा, अक्रिय इसलिए थी क्योंकि इनकी जो संयोजकता थी ये शून्य होती है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि संयोजकता किसे कहते हैं और किसी भी तत्व की संयोजकता शून्य कब होती है। आप लोग इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब यहाँ पे ये अक्रिय क्यों थी, क्योंकि इनका जो अष्टक होता था वो पूर्ण होता था और ये किसी भी तत्व के साथ साझेदारी नहीं करती थी और ये एकल परमाणुक होती हैं। साथ में ये भी कमेंट करके बताइएगा कि एकल परमाणुक तत्व किसे कहते हैं। अब यहाँ पे समूह की बात करते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बाहरी कोश के सर्वसम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। यद्यपि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बाहरी कोश के सर्वसम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। लेकिन जो समूह है उसमें अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो तत्व हैं उनमें जो परमाणु होंगे उनमें जो कोषों की संख्या होगी वो बढ़ती जाएगी। यानी कि ये जो समूह है इसमें हम जैसे ऊपर से ऐसे नीचे जाएंगे तो नीचे जाने पे क्या होगा, इनके जो कोष हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। और साथ में यहाँ पे एक समूह में जो तत्व होते हैं, जैसे यहाँ पे हम समूह 1 की बात करें तो समूह 1 में जितने तत्व हैं उनकी संयोजकता एक समान होगी। समूह 2 में जितने तत्व हैं उनकी संयोजकता
एक समान होगी। इसी प्रकार से ये 18 समूह दिख रहे हैं आपको इसमें, तो इसमें हम पर्टिकुलर किसी एक समूह की बात करें तो उस समूह में उपस्थित जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी संयोजकता एक समान होगी। आवर्त की बात करें तो एक ही आवर्त में जब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पे आवर्त है, अगर हम आवर्त में ऐसे आगे बढ़ेंगे तो कुछ हमको विशेषताएं या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ हमको विशेष प्रकृति नज़र आएगी। वो क्या होंगी, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे जो तत्वों की संयोजकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, मतलब कि जो तत्व के संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन कोषों की संख्या समान होती है। जब हम तत्व में आगे बढ़ते हैं तो जो तत्व के संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन जो कोष होते हैं उनकी संख्या समान होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि देखिए ये इसमें अगर हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं ऐसे इधर, या फिर हम ले लेते हैं ये वाला, इसमें हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं तो इनके जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या भिन्न भिन्न होगी, लेकिन जो कोषों की संख्या होगी वो समान होगी। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर जो परमाणु संख्या होती है उनमें इकाई वृद्धि होती है। मतलब कि आवर्त, ये देखिए ये क्या है, ये लेफ़्ट है इधर, इधर यहाँ पे ये राइट है। तो अगर हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे यानी कि इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, जो परमाणु संख्या होगी उसमें इकाई वृद्धि होगी। लेफ़्ट से राइट जाने, बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर जो परमाणु संख्या होगी उसमें इकाई की वृद्धि होगी, और जब इसमें इकाई वृद्धि होगी तो जो इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उसमें भी इकाई वृद्धि होती है। ठीक है। प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि नया कोष इलेक्ट्रॉनों से भर गया है। जो प्रत्येक आवर्त है वो ये दर्शाता है कि जो इनके नए कोष हैं वो इलेक्ट्रॉनों से भर गए हैं। अच्छा, यहाँ पे किसी कोष में जो इलेक्ट्रॉन को भरने की अधिकतम संख्या होती है वो होती है 2n²। क्या होती है, 2n²। यहाँ पे जो n होते हैं वो नाभिक से नियत दूरी पर स्थित जो कोष होते हैं उनकी संख्या को दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हुआ, ये नाभिक है, ठीक है। इसके बाहर एक गोला ये रहा, एक कोष ये हो गया, दूसरा कोष ये हो गया, तीसरा कोष ये हो गया। तो ये पहले वाले को हम n बराबर 1 मान लेंगे, दूसरे को n बराबर 2 मान लेंगे, तीसरे को n बराबर 3 मान लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे 2n²। अगर हम पहले की बात करें तो 2n², पहले में कितने होंगे, तो 2n बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार n बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2n का स्क्वायर, तो यहाँ पे n बराबर 2 रखेंगे, 2 2 4 इंटू 2 = 8 हो जाएगा। तो ये 2n² के आधार पर हम बता सकते हैं कि जो कोष होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। अब यहाँ पे दूसरे और तीसरे आवर्त की बात करें, जो दूसरा आवर्त है ये रहा, ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा और ये तीसरा। तो जो दूसरा और तीसरा आवर्त है इसमें 8 ही तत्व होते हैं। किसमें, दूसरे और तीसरे आवर्त में सिर्फ 8 तत्व होते हैं। जैसे लिथियम बेरिलियम 2 हो गया, फिर बोरान कार्बन 4 हो गया, नाइट्रोजन 5 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, फ्लोरीन 7 हो गया और नियॉन 8 हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें 8 ही तत्व हैं। अब 8 क्यों हैं, क्योंकि इन तत्वों का जो L और M कोष होता है इनमें 8 से अधिकतम इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो L और M कोष है जिनमें अधिकतम 8 से इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, इसलिए दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 ही तत्व होते हैं, क्योंकि जो इन तत्वों का L और M कोष होता है उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति की बात करें कि आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उनकी स्थिति क्या है। तो जो आवर्त सारणी में जो तत्वों की स्थिति है उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है कि जो आवर्त सारणी में तत्व हैं उनकी स्थिति कहाँ पे है उसके आधार पर हम उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता लगा सकते हैं, और तत्व के द्वारा फिर हम निर्मित आबंध के प्रारूप तथा इसकी संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्धारित होती है। जो तत्व द्वारा आबंध बनाए जाते हैं और इनके जो आबंध का टाइप होता है वो इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के द्वारा निर्धारित की जाती है कि इसमें जो बॉन्ड बनेंगे उनका टाइप क्या होगा। तो ये सब जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। यहाँ पे आप देखिए, आपको मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी यहाँ पे दी हुई आप देख सकते हैं। अब हम संयोजकता की बात करते हैं कि संयोजकता क्या होती है। आप लोग से हमने कमेंट करने के लिए कहा था बट किसी ने कमेंट नहीं किया,
तो किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या से ही निर्धारित होती है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये हमारा क्या हो गया, नाभिक हो गया, उसके बाद एक कोष ये हो गया, दूसरा कोष ये हो गया, तीसरा कोष ये हो गया, इसी प्रकार ये चौथा कोष हो गया। तो जो सबसे बाहरी कोष होगा उसमें जो उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो संख्या होती है उससे उस तत्व की संयोजकता निर्धारित की जाती है। समझ में आया होगा ना कि किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कोष में, मान लीजिए मैंने ये लिया, क्या ये एक मैंने कोई एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे ये कोई एक एलिमेंट है, यहाँ पे मैंने इसका एक सैंपल लिया, ई से दिखाया कि ये एक एलिमेंट ई है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट ई है, एक मिनट, हाँ ये एक एलिमेंट ई है, ठीक। तो इस एलिमेंट ई के सबसे बाहरी कोष में, अब सबसे बाहरी कोष कौन सा होगा, पहला कोष तो ये होगा 1 2 3 4, ये चौथा। तो जो सबसे बाहरी कोष है उसमें जो उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि जो दूसरे परमाणुओं के साथ क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या से उस तत्व की संयोजकता निर्धारित की जाती है। अब आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति क्या है, उस आधार पे जो संयोजकता है किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोषों में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। मैंने वही बताया, वही है, यहाँ पे थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिख उठा है कि मान ले यहाँ पे कोई क्या है, एक परमाणु है, इस परमाणु के बाहरी कोष में उपस्थित जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो संख्या होगी उसी को हम उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। अब परमाणु साइज की बात करते हैं, तो इसी फिगर से हम समझ लेते हैं कि परमाणु का साइज कैसे डिफाइन किया जाता है। तो जो परमाणु का केंद्र होता है वो नाभिक में ही स्थित होगा। यहाँ पे ये हमारा नाभिक है, इस नाभिक से सबसे बाहरी कोष, ये नाभिक, और इस नाभिक से सबसे बाहरी कोष की जो दूरी होगी वो क्या करती है, वो परमाणु के साइज को दर्शाती है, और परमाणु की साइज को मापने के लिए उसकी त्रिज्या को ही मापा जाता है। तो यहाँ पे ये केंद्र से सबसे बाहरी कोष के जो बीच की दूरी होती है इसी को परमाणु की त्रिज्या कहते हैं, और इसी के आधार पर परमाणु के साइज को निर्धारित किया जाता है। और परमाणु की त्रिज्या को पिकोमीटर में मापा जाता है। किसमें, परमाणु की त्रिज्या को पिकोमीटर में मापा जाता है, पिकोमीटर में। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 1 पिकोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है, या फिर 1 पिकोमीटर में कितने नैनोमीटर होता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है उसकी परमाणु त्रिज्या 37 पिकोमीटर होती है। कितनी, 37 पिकोमीटर होती है। आप लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करके बताइए कि हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या कितने मीटर की होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी देखने को मिल जाएगी। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनकी परमाणु त्रिज्या, जैसे लिथियम है, तो लिथियम की जो परमाणु त्रिज्या है वो कितनी है, 152 पिकोमीटर। बेरिलियम की है 111 पिकोमीटर, और बोरॉन की है 88 पिकोमीटर, ऑक्सीजन की है 66 पिकोमीटर। फिर यहाँ पे आता है नाइट्रोजन की है 74 पिकोमीटर, कार्बन की है ये रहा, कार्बन की 77 है, और सोडियम की है 86 पिकोमीटर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कुछ आधुनिक आवर्त सारणी के गुण दिए हुए हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो आवर्त सारणी है उसमें बाईं ओर से हम दाईं ओर जाएंगे तो जो परमाणु की त्रिज्या होगी वो घटती जाएगी। किधर, बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे। अगर हम इधर से ऐसे इधर जाएंगे तो जो परमाणु की त्रिज्या होगी वो घटती जाएगी, और जो परमाणु की त्रिज्या होगी इसका मतलब परमाणु कैसे, जब परमाणु की त्रिज्या घटती जाएगी तो परमाणु कैसे होंगे, हल्के होंगे ना। तो इसी प्रकार जब परमाणु की त्रिज्या होगी तो जो एटम का साइज़ होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा। अगर इसी का उल्टा हम कहें कि अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी तरफ से बाईं तरफ जाएं तो जो एटम का साइज़ होगा वो कैसा होगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो परमाणु त्रिज्या है वो बाईं से दाईं तरफ जाने पे घटती है और दाईं से बाईं तरफ जाने पे बढ़ती है। देखिए यहाँ पे इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, देखिए एरो बना हुआ है, और इस एरो के थ्रू हम समझ सकते हैं कि अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो जो एटम का साइज़ होगा वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो परमाणु की त्रिज्या है वो दाहिनी तरफ से बाईं तरफ जाने पे क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसी का अपोजिट अगर हम बोलें कि अगर हम बाईं तरफ से दाईं तरफ जाएँ तो जो एटम का साइज़ होगा वो घटता जाएगा, क्योंकि इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो बाईं तरफ से दाईं तरफ जाने पे घटता जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम कॉलम में ऊपर से नीचे, ये देखिए कॉलम में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी बर्तन में अगर हम कुछ रेत के कण डालते हैं तो वो नीचे बैठता चला जाता है। इसका मतलब कि जो कण
भारी होगा वो नीचे रहेगा, जो उससे हल्का होगा वो उसके ऊपर रहेगा। तो इसी प्रकार जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये एक यहाँ पे ये एक बर्तन है ऐसे, ठीक। इसमें क्या है, ऐसे पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक मुट्ठी हम बालू डाल देते हैं, इधर से इसमें हम एक मुट्ठी ऐसे बालू डाल देते हैं, ये नीचे आया ऐसे, यहाँ नीचे आया। तो जो सबसे भारी कण होंगे सबसे पहले नीचे जाएंगे, फिर उससे जो थोड़ा हल्के कण होंगे उससे ऊपर, फिर उससे हल्के कण उससे ऊपर। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी, अगर इसमें हम समूह को देखें या कॉलम को देखें, तो कॉलम में ऊपर से नीचे जाने पर जो परमाणु का साइज होगा वो बढ़ता जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो होगा लिथियम से हल्का होगा, लिथियम जो होगा सोडियम से हल्का होगा, सोडियम जो होगा पोटेशियम से हल्का होगा, रुबिडियम जो होगा वो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और हाइड्रोजन से भारी होगा। फ्रेंसियम जो होगा ये फ्रेंसियम के ऊपर जितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, फ्रेंसियम इनमें सबसे भारी होगा। तो ये आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। अब नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज घटता जाता है। परमाणु की त्रिज्या घटती है, क्यों घटती है? मैंने बताया कि जब नाभिक में आवेश बढ़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये एक यहाँ पे ये नाभिक है, ठीक। अब नाभिक है, ये इसका समझ लेते हैं कि ये सबसे बाहरी कोश है, ठीक। ये बाहरी कोश है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, ठीक। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होता है, और जो नाभिक होता है हमारा उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि जो नाभिक होता है उसके बीच में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, जैसे कि नाम है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बाहर होते हैं। तो जब नाभिक जो होता है उसका जब आवेश बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, जो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उनको अपनी तरफ क्या करेगा, खींचने का प्रयास करेगा। और जब खींचेगा तो क्या होगा, ये जो है सिकुड़ने लगेंगे, और जब सिकुड़ेंगे तो इनकी जो परमाणु त्रिज्या होगी वो घटती जाएगी, और इस प्रकार परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, जैसा मैंने पहले बताया कि ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं तो जो परमाणु का साइज होता है वो बढ़ता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है। मैंने बताया था ना कि जब ऊपर से हम नीचे जाते हैं तो इसमें क्या होता है, कोष बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार जो परमाणु का साइज होता है वो बढ़ता जाता है। इस नाभिक तथा सबसे बाहरी कोष के बीच की दूरी बढ़ जाती है। यहाँ पे क्या होगा, जब एक एक कोष बढ़ता जाएगा, जैसे मान लीजिए ये रहा, ये नाभिक, इसको हम दिखा देते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे था ये 2 नंबर पे, हम यहाँ पे सिर्फ मानने के लिए बता रहे हैं, ऐसा मत समझना कि सिर्फ एक ही कोष होगा इसमें। तो ये 2 नंबर पे एक कोष, 3 नंबर पे गए तो एक कोष और बढ़ गया, 4 नंबर पे गए तो एक कोष और बढ़ गया, ऐसे। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नाभिक से बाहरी कोष के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। तो जब बाहरी कोष के जो बीच की दूरी बढ़ती जा रही है तो नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद क्या होगा, परमाणु का साइज भी बढ़ेगा। अच्छा, नाभिक का आवेश जब बढ़ेगा तो ये यहाँ पे एक संतुलन का सिद्धांत भी कार्य करेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का जो आकार होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब यहाँ पे देखिए, आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। अब सिंपल सी बात है कि अगर नाभिक का जो आवेश है वो बढ़ेगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक, ये न्यूक्लियस है, और इस पे जब आवेश हम बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, जो बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको तेज़ी से अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेगा अपनी तरफ। जब खींच के जकड़े रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जो त्यागने की प्रवृत्ति है वो घट जाएगी ना, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई जानवर है, ठीक है, किसी जानवर को हम रस्सी में अगर पकड़ ढीली रखते हैं तो जानवर तेज़ी से भागता है, और अगर हम रस्सी को ढीली कर देते हैं तो तेज़ी से भागता है। ठीक इसी प्रकार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे अगर न्यूक्लियस जो है, नाभिक है, उस पर आवेश बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होगी वो घट जाती है। नेक्स्ट है, समूह में नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि समूह में नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला नाभिकीय आवेश घटता है। सिंपल सी बात है, मैंने बताया, यहाँ पे हम पीछे वाली स्लाइड पे आते हैं,
तो देखिए यहाँ पे ये हम जब नीचे आएंगे तो क्या होगा, इनका जो परमाणु आकार होगा वो बढ़ेगा। जब परमाणु आकार बढ़ेगा तो ये जो बाह्यतम कोश है यहाँ से और इसके बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब इसके बीच की दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, इनका जो नाभिकीय आवेश होगा वो घटेगा। जब दूरी बढ़ेगी तो आवेश घटेगा, और इसलिए हो रहा है क्योंकि सबसे बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होगा नाभिक से दूर होते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण घटता है और समूह में नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बाएं से दाएं जाने पर, इधर ये देखिए, अगर हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या होगा, धात्विक गुण घटता है। देखिए यहाँ पे आते आते क्या होता है, ये अक्रिय गैस है ना, इनमें किसी प्रकार का क्या हो, कोई सक्रियता नहीं है। ठीक इसी प्रकार जब हम ऊपर से नीचे आते हैं समूह में, आवर्त में हम बात करें बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है, लेकिन अगर हम समूह या कॉलम या खंभों की बात करें, स्तंभों की बात करें, तो अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है। इसको अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो ऐसे समझ लीजिए कि जो धातु होती है वो भारी होती है और भारी चीज़ हमेशा नीचे होती है। इसका मतलब क्या है, जो भारी चीज़ है वो नीचे है और भारी क्या होती है, धातुएं होती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कॉलम होते हैं, जो स्तंभ होते हैं, जो समूह होते हैं, उसमें ऊपर से नीचे जाने पर इनके जो धात्विक गुण हैं वो बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती जाती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो घटती जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाएंगे हम तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा समझ लीजिए कि मैं बता रहा हूँ कि जब बाएं से दाएं जाते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो क्या होती है, घटती जाती है। देखिए यहाँ पे ये अक्रिय गैसें हैं, इधर ये तेज़ी से सक्रिय होते हैं ना इधर के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति उसमें बहुत तेज़ से होती है, और इधर क्या है, यहाँ पे आते आते ये क्या होता है, इनके कोष पूर्ण होते हैं। ठीक, आवर्त सारणी में धातुओं, अधातुओं और उपधातुओं की स्थिति। अब धातुओं की स्थिति की बात करें तो सोडियम एवं मैग्नीशियम जैसी धातुएं सारणी के बाईं ओर स्थित हैं। वैसे आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या अधातुओं एवं उपधातुओं की तुलना में कहीं अधिक है। मैंने बताया कि जो धातुओं की स्थिति है आधुनिक आवर्त सारणी में, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें जो सोडियम, मैग्नीशियम और जो इनसे सिमिलर धातुएं हैं वो सारणी के बाईं तरफ स्थित हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये सोडियम हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया, ये कैल्शियम धातु हो गया, पोटेशियम धातु हो गई। तो ये सब कहाँ अगर हम इस सारणी को ऐसे बीच बीच से दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो कहाँ है, ये लेफ्ट साइड है ना, और इधर ये राइट साइड। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें जो धातुओं की संख्या है वो अधातुओं और उपधातुओं की संख्या से बहुत अधिक है। ठीक, धातुओं में आबंध बनाते समय इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात विद्युत धनात्मक होती हैं। तो जो धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं। हमने अभी धातु और अधातु का चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो उसमें धातुओं का जो गुण होता है या फिर जो धातु की परिभाषा के धातु किसे कहते हैं, तो वहाँ पे हम कहेंगे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें धातु कहते हैं। अर्थात ये क्या होते हैं, जो त्यागता है उसमें विद्युत धनात्मकता आती है। तो इस प्रकार जो धातुएं होती हैं वो आबंध बनाती हैं, जब बॉन्ड बनाती हैं तो इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं। इलेक्ट्रॉन को त्यागने के फलस्वरूप उनमें क्या आता है, उनमें पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए वो विद्युत धनात्मक होती हैं। अब उपधातु क्या हैं, वे तत्व जो धातु एवं उपधातुओं दोनों के, उपधातु जो होते हैं, जो वे तत्व जो धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण रखते हैं, उन्हीं को हम अर्धधातु या उपधातु कहते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धधातु या उपधातु कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा धातुओं को अधातुओं से अलग किया गया है। इसमें एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा आपको देखिए, इसमें तो शायद नहीं दिख रही होगी, हाँ इसमें नहीं है, मैं आपको एक दूसरी इसमें आवर्त सारणी कल वाले लेक्चर में ऐड करूँगा, तो उसमें आपको दिखाऊंगा कि एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा आपको दिखेगी जो यहाँ पे ये पूरा शो करती है कि उस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के द्वारा जो धातु हैं उनको अधातुओं से अलग किया गया है। उदाहरण जैसे बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, टेलुरियम और पोलोनियम। अब अधातुओं की स्थिति की बात करें, विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी के दाहिनी ओर ऊपर की ओर स्थित होती हैं।
यहाँ पे आपको ध्यान देना कि विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार जो अधातुएं हैं वे आवर्त सारणी के दाहिनी ओर ऊपर की ओर स्थित होती हैं। अधातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। मैंने बताया कि जो धातुएं हैं तो इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं, जबकि जो अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, और इसलिए ग्रहण करने की वजह से इनमें विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति पाई जाती है। और जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, क्या जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड में कि जो अधातुएं हैं वो सारणी के राइट साइड ऊपर की तरफ अधातुओं की स्थिति को इसमें दर्शाया गया है। कल के लेक्चर में हम इसमें एक स्लाइड ऐड करेंगे और इस पूरी सारणी में आपको हम ये दिखाएंगे कि इसमें धातुओं का सेक्शन किधर है, उपधातुएं कहाँ हैं और अधातुएं कहाँ हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आएगा, और इसमें जो भी एरर्स हों, जो भी आपको समझ में ना आया हो, आपके हिसाब से जो एरर्स लग रहा हो उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहाँ पे आपको क्या समझ में नहीं आया तो हम उसको ज़रूर यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और बस आप लोग जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पर नए हों वो सब्सक्राइब कर दें। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल के वीडियो में।